दुश्मन को मारो कम, तड़पाओ ज्यादा। ये देश रहना चाहिए गैर बराबरी के खिलाफ इस लड़ाई में। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। आज सबसे पहले बात भारत के जनजी की जनहित में हम करने वाले हैं। हिंदुस्तान भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। अभी जो 2024 का चुनाव बीता है, दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव था। 97 करोड़ लोगों ने वोट डाले। 743 पार्टियों ने चुनाव लड़ा। जो हार गई वो फिर लड़ेंगी। दरवाजे खुले हुए हैं। सरकारों का क्या है, वो तो आती जाती रहती हैं। जिंदा दिली इसी में है कि लोकतंत्र धड़कता रहे हमारे भारत का। लेकिन क्या आपको लगता है कि भारत में ऐसा कभी होगा जो इन तस्वीरों में है? क्या हमारे लोकतांत्रिक मूल्य इतने लुंज पुंज हो सकते हैं कि जेन जी का झुंड बनाकर कुछ लोग भारत को भी नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश बना दें? क्या भारतीय परिवारों में परवरिश की पकड़ इतनी ढीली हो सकती है कि माँ बाप अपनी जेन जी संतान को छुट्टा छोड़ दें और ये कहें कि जा बेटा, चढ़ जा संसद पर, घुस जा सुप्रीम कोर्ट में, जा फूंक दे मंत्रियों के घर, जला दे अपने ही देश को? अगर इसका जवाब है नहीं, तो फिर राहुल गांधी के जनजी के नाम पर आह्वान का मतलब क्या था? और यह सवाल हम नहीं पूछ रहे, खुद राहुल गांधी ने यह नौबत इस देश के भीतर पैदा की है। भारत उनसे पूछ रहा है कि जनजी को उनके ललकारने का मतलब आखिर है क्या? देश में तो बहुतों को पता भी नहीं होगा कि ये जनजी आखिर हैं कौन, कौन सी जात हैं, ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं, ओबीसी हैं, भूमिहार हैं या फिर कुछ और हैं। लेकिन नेपाल में 8-9 सितंबर के दृश्य देखने के बाद इतनी तो अकल इस देश को है कि जनजी को पुकारने का यह सियासी पैटर्न बेहद खतरनाक है और यह आपदा में अवसर नहीं बल्कि आग को आमंत्रण है। राहुल गांधी तो कल शाम 7:05 पर 7 लाइनों की सोशल मीडिया पोस्ट करके आज वायनाड निकल गए, लेकिन अपने इरादों पर दिल्ली से पटना तक एक बहस छोड़ कर गए हैं। क्या राहुल गांधी भारत में गृह युद्ध चाह रहे हैं? क्या राहुल को तख्ता पलट से ही सत्ता चाहिए? क्या राहुल जेन जी के कंधे पर बंदूक रख रहे हैं? क्या जेन जी को राहुल का न्योता मंजूर होगा? भारत का जेन जी लोकतंत्र ही चुनेगा या फिर हिंसा को चुनेगा? तो इन 5 सवालों के जवाब अगले कुछ मिनट में हम आपको बताने वाले हैं। राहुल गांधी के न्योते पर जेन जी का शुरुआती रुझान क्या है, खबर के अंत में वो भी दिखाने वाले हैं। बात राहुल गांधी के एक्स पर उस पोस्ट से जिसमें उन्होंने देश के युवाओं, स्टूडेंट्स और जेन जी का आह्वान किया था कि देश के संविधान को और लोकतंत्र को तुम ही बचा सकते हो, वोटों की चोरी भी तुम ही रोक सकते हो, क्योंकि लोकतंत्र को बचाना विपक्ष के नेता का काम नहीं है। ये तो राहुल गांधी कल दोपहर में ही बोल चुके थे और फिर शाम को ही जिम्मेदारियों की ये गठरी उतारकर जनजी के माथे पर उनकी ओर से सिर पर रख दी गई। राहुल गांधी सिर्फ युवा लिख सकते थे, उसमें सब आ जाते। वो सिर्फ छात्र भी लिख सकते थे, उसमें भी बड़ी संख्या का आह्वान होता, लेकिन उन्होंने जनजी अलग से लिखा। बस यही शब्द पकड़कर बीजेपी ने चढ़ाई कर दी है। उन्हें अराजक बताया जा रहा है, अर्बन नक्सली सोच का भी करार दिया जा रहा है। ये अर्बन नक्सल बनना चाहते हैं। राहुल गांधी जैसे अर्बन नक्सल को नहीं स्वीकारेगा। गृहयुद्ध राहुल गांधी इस देश में भड़काना चाहते हैं। जेएनजी के आंदोलन को यदि वो उठाना चाहते हैं तो हम तो राहुल गांधी के साथ हैं। पूरी गांधी फैमिली देश छोड़ती हुई नजर आई। एनडीए के नाम पर देश में आप अराजकता फैलाना चाहते हैं। राहुल गांधी जानबूझकर लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। नेपाल जैसी जब क्रांति आएगी, राहुल गांधी का घर फूंक दिया जाएगा, अखिलेश यादव का घर फूंक दिया जाएगा। आप लिख लीजिए मेरी बात को। राहुल गांधी जी, आपके हिंसक सपनों की झूठी कहानियां और भ्रम अब साकार नहीं हुए। सियासत में शब्दों का बड़ा खेल होता है, लेकिन कई बार उससे भी बड़ा खेल होता है इशारों का।
कई बार ना कहकर भी बहुत कुछ कह दिया जाता है। बीजेपी का आरोप है कि विपक्ष लगातार जेनजी को नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे हालात पैदा करने के लिए उकसा रहा है। तीनों पड़ोसी देशों में अराजकता की टूलकिट से ही तख्ता पलट हुआ था। जेनजी के कंधे पर चढ़कर और पूरे देश को आग की भट्टी में झोंककर सत्ताएं पलटी गई थीं। जब इन देशों की संसद में जेनजी चढ़कर नाच रहा था, आग लगा रहा था, लूटपाट कर रहा था, अपने देश की सुप्रीम कोर्ट को जला रहा था, अपने ही नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा था, सत्ता पक्ष के भी थे और विपक्ष के भी थे। तो वहीं बीजेपी बार बार ये पूछ रही है कि चुनाव बार बार कई बार हारने वाला विपक्ष क्या यही पैटर्न जो दूसरे देशों में हुआ वो भारत में भी चाहता है। 8-9 सितंबर को जब नेपाल जल रहा था तो विपक्ष के कई नेताओं के मन में तभी हिलोरें उठनी शुरू हो गई थीं। ऐसे बयानों का पूरा कलेक्शन है जिसमें वो भारत के जेनजी को ललकार रहे थे। ये पूछ रहे थे कि तुम कब जागोगे। एक तरह से ताने दे रहे थे कि तुमसे अच्छा तो देखो नेपाल का जेनजी है। लेकिन बहुत कुछ सीधे सीधे नहीं बल्कि इशारों में था। नेपाल के बारे में क्या कहेंगे? नेपाल के बारे में क्या? अब छोटी ना बिहार सड़कों पे बिहार और नेपाल में ज्यादा अंतर नहीं है, बगले में। इसी तरह की वोट की डकैती होगी तो हो सकता है जो आसपास के देशों में जनता सड़कों पे दिखाई दी, हो सकता है जनता भी सड़क पर दिखाई दे। जेनजी को क्रांति का न्योता देने में राहुल गांधी थोड़ा पीछे थे। कल वो दूरी भी उन्होंने पाट दी है। हालांकि कांग्रेस इसमें पलटकर पूछ रही है। राहुल गांधी ने कहा अराजकता फैलाई। राहुल गांधी ने कब कहा जेनजी हिंसा करें? क्या बीजेपी जेनजी को उपद्रवी मानती है? क्या बीजेपी की नजर में जेनजी दंगाई हैं? ये कांग्रेस पार्टी के सवाल हैं। बीजेपी ने राहुल गांधी को जब अर्बन नक्सली बता दिया तो कांग्रेस के साथ और भी विपक्षी दल उन्हें सही ठहराने के लिए खुलकर मैदान में आ गए। वोट चोरी अगर होगी लोगों का विश्वास लोकतंत्र से हटेगा। तो यही जेनजी, यही युवा, यही छात्र संविधान और लोकतंत्र की हिफाजत करेगा। आई सल्यूट राहुल गांधी। सर इनको घबराहट है कि अगर नौजवान खड़ा हो जाएगा तो इनका जो आज जिस तरह से इन्होंने सारे संस्थाओं पर कब्जा कर रखा है वो खत्म हो जाएगा। सरकार से सवाल करना अर्बन नक्सल नहीं हो जाता। जो सरकारें कमजोर होती हैं, जो सरकारें जवाबदेह नहीं होती हैं, वो सवाल उठाने वाले लोगों पर इसी तरह के अनर्गल बयानबाजी करती हैं। राहुल गांधी जी ने जब वोट चोरी पकड़ लिया और एक्सपोज कर दिया सरकार को, चुनाव आयोग को, तो भाजपा के लोग बौखलाए हुए हैं। तो विपक्ष के तमाम नेता सामने आ गए और खुलकर राहुल गांधी की बातों को जायज बताने की कोशिश की जाने लगी। आगे बढ़ने से पहले ये जान लें कि नेपाल में जेनजी के मुद्दे आखिर थे क्या, और भारत में अगर जेनजी को उकसाया जाता है तो उसे कहां तक देखा जा सकता है। नेपाल में जेनजी की क्रांति की जड़ में 3 बड़े मुद्दे थे। पहला था बेरोजगारी और नौकरी की कमी, दूसरा था सरकारी सिस्टम में भ्रष्टाचार और तीसरा था भाई भतीजावाद या परिवारवाद। सवाल यह है कि भारत का जेनजी अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ क्रांति करता है तो आज किस ओर जाएगी? क्या वो अपनी मेमोरी से नेशनल हेराल्ड केस और डीएलएफ घोटाले को डिलीट करने के बाद क्रांति करने मैदान में उतरेगा? क्या गांधी परिवार को डिस्काउंट देगा? क्या वो भ्रष्टाचार के खिलाफ क्रांति करने उतरेगा तो उसमें चारा घोटाला, आईआरसीटीसी घोटाला और लैंड फॉर जॉब घोटाले को भी भुला देगा? क्या जेनजी की भ्रष्टाचार के खिलाफ क्रांति में लालू यादव परिवार को विशेष छूट दी जाएगी? परिवारवाद के मुद्दे पर भी आए तो भारत का जेनजी जब परिवारवाद, भाई भतीजावाद के खिलाफ सड़क पर उतरेगा तो क्या गांधी परिवार को इस श्रेणी से भी बाहर रखेगा? नेहरू, इंदिरा से लेकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तक की फैमिली ट्री क्या जेनजी भूल जाएगा? क्या परिवारवाद के खिलाफ भारत के जेनजी के विद्रोह के दायरे में लालू यादव, राबड़ी देवी से लेकर तेजस्वी, तेज प्रताप, मीसा भारती, रोहिणी आचार्य नहीं आएंगे? या फिर मुलायम सिंह यादव से लेकर अखिलेश यादव, डिंपल यादव और इसी परिवार के लोगों के ही सांसद बनते जाने के पारिवारिक चेन को जेनजी भूल जाएगा?
रही बात बेरोजगारी की, तो जेनजी कैसे तय करेगा कि कितना ठीकरा केंद्र पर फोड़ना है, कितना राज्यों पर जहां विपक्ष की सत्ता है। कई राज्यों में विपक्ष की भी सत्ता है। जेनजी ये शब्द 8 सितंबर से लगातार सबके दिमाग में घूम रहा है और सियासत भी पूरी कोशिश करके इसे चिंगारी से आग बनाने में लगी हुई है। लेकिन उसके पहले यह भी जान लें कि ये जेनजी आखिर हैं कौन, इनका नाम कहां से पड़ा। दरअसल पीढ़ियों को कैटेगरी में बांटने की ये अवधारणा 20वीं सदी में कुछ अमेरिकी समाजशास्त्रियों ने शुरू की थी। उन्होंने ही पैदा होने के समय के हिसाब से ये कैटेगरी तय की। 1946 से 1964 के बीच जन्म लेने वालों को बेबी बूमर्स की पीढ़ी कहा जाता है। हम में से ज्यादातर लोगों के माता पिता इन्हीं वर्षों में जन्मे थे, जो रेडियो और अखबार पर सूचना के लिए निर्भर रहे। इसी दौर की पीढ़ी ने आधुनिक भारत की नींव रखी। 1965 से 1980 में जन्मे लोगों को जेनएक्स पीढ़ी कहा जाता है। इस पीढ़ी ने टीवी, राशन कार्ड और लैंडलाइन फोन का इस्तेमाल शुरू किया। इस पीढ़ी ने आधुनिक भारत की नई शुरुआत की। ये पीढ़ी बूमर्स, मिलेनियल्स की छाया में पली बढ़ी। जन वाई पीढ़ी ने 1981 से 1996 में जन्म लिया, जिसने लैंडलाइन फोन के दौर का विस्तार देखा। इस पीढ़ी के हाथ में पहली बार मोबाइल आया। जीवन में कई जन्मों का अनुभव एक साथ किया, इसीलिए इन्हें अधिक आत्म जागरूक माना जाता है। जन वाई पीढ़ी से मैं भी हूं। अब बात जन जेड की, जन जी, जिसने 1997 से 2010 के बीच जन्म लिया है। जन जी पीढ़ी स्मार्टफोन, वाईफाई और स्ट्रीमिंग को अच्छे से जानती समझती है। सर्च इंजन की मदद से ये अपना ज्ञान वर्धन करती है और अर्थव्यवस्था के बीच खुद का रास्ता तलाशती है। अब आ जाते हैं इसके बाद वाली पीढ़ी पर। 2011 से 2024 में जन्मे बच्चों को जन अल्फा कहा जाता है। ये बोलने से पहले ही स्वाइप करने वाली पीढ़ी है, जिसमें अभी से ही बेजोड़ डिजिटल दक्षता है। ये वो पीढ़ी है जिसने कोविड-19 जैसे महामारी का अनुभव बचपन में ही कर लिया। 2025 से 2039 तक पैदा हो रही या होने वाली पीढ़ी जेन बीटा है, जो उन्नत तकनीकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जीने के लिए आई है। ये पीढ़ी वैश्विक जटिलता में जन्म लेने वाली है, लेकिन डिजिटल युग की क्रांति की साक्षी भी सबसे ज्यादा यही पीढ़ी बनेगी। और अब आते हैं इस खबर के अंतिम छोर पर कि भारत के जेनजी का रुझान आखिर क्या है। तो ये कि इसकी पहली तस्वीर देश के हजारों लाखों जेनजी ने कल रात से आज सुबह तक आईफोन 17 लेने के लिए लाइन में धक्के खाए हैं, मारपीट झेली है। तस्वीरें आपके सामने हैं। ये आज सुबह मुंबई से आई तस्वीरें हैं। जेनजी के हजारों लोगों ने 17 घंटे लाइन में लगने के बाद आईफोन 17 हासिल किया है। दिल्ली के साकेत मॉल में भी यही हाल था। देश का जेनजी कल रात से ही एप्पल स्टोर के बाहर लाइन में लगा हुआ था, अपनी बारी के इंतजार में था और आज सुबह विजयी मुद्रा में 1,34,000 का भगवा आईफोन लेकर ही वहां से बाहर निकला और फिर उस समय उनके चेहरे की रौनक देखने लायक थी। वो 5 बजे से उठे हुए हैं एक्साइटमेंट से कि हमें जाना है एप्पल स्टोर और आईफोन परचेज करना है। सर एप्पल के दीवाने हैं तो एप्पल के लिए तो कहीं भी जा सकते हैं। हम तो सोच रहे थे मुंबई चले जाएं, पर यहाँ इजीली मिल गया तो फिर मुंबई जाने की जरूरत नहीं है। इस बार इस कलर का ज़्यादा क्रेज होगा बिकॉज अभी इंडिया में आपने देखा भगवा कलर इज, तो मेरा बेसिकली मैं मुस्लिम हूँ लेकिन लव कलर। पिछले 6 मंथ से मैं एप्पल के ये कलर का वेट कर रहा था, जब से मुझे अनाउंसमेंट मिला था कि ऑरेंज, ऐसा था कि ऑरेंज कलर निकलेगा इस साल। मैं कल रात 3 बजे से रुका हुआ था। भारत की जेनजी को आपने सुन लिया है। दूसरी तस्वीर दिखा देते हैं। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव की तस्वीर है, जहां आज नतीजे आए हैं, जिसमें जेनजी ने एबीवीपी को 3 सीटें जिता दी हैं और एनएसयूआई को सिर्फ 1 सीट हासिल हुई। एक तरह से एबीवीपी की पैरेंट पार्टी बीजेपी को जिता दिया और एनएसयूआई की पैरेंट पार्टी कांग्रेस पार्टी को हरा दिया है। इसकी खबर आगे विस्तार से जनहित में हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। और तीसरी तस्वीर भी अब आपके सामने रखते हैं। ये पटना की है। बिहार में चुनाव है। छात्रों के पास यही मौका है जिसमें वो सरकार पर, विपक्ष पर, दोनों पर ही दबाव डाल रही है, ताकि अपनी पढ़ाई, नौकरी और रोजगार को लेकर ज्यादा से ज्यादा मांगे मनवा सके, नेताओं को डरा सके कि अगर उनका ध्यान नहीं रखा गया तो फिर वोट नेता भूल जाए।
तो ये अलग अलग जेनजी की तस्वीरें आपके सामने हमने रख दी हैं। अलग अलग जगहों पर उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं और बात मनवाने का अपना अलग तरीका भी है। आगे बढ़ते हुए जनहित में अब बिहार की वो खबर आपके सामने रखेंगे जो इन दिनों राजनीति का सबसे गर्मा गर्म और मसालेदार मुद्दा है। इस मुद्दे के केंद्र में है भूरा बाल, यानी वो शब्द जो भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला या कायस्थ का सियासी संक्षेप है। इस शब्द के अतीत को खंगालें, उसके पहले वर्तमान पर नजर डालें तो इसे लेकर पूर्व सांसद आनंद मोहन सुर्खियों में हैं। उन्होंने ये कहकर बिहार की राजनीति में गर्माहट ला दी है कि बिहार में सत्ता की चाबी भूरा बाल के पास है। भूरा बाल ही ये तय करेगा कि बिहार की गद्दी पर कौन बैठेगा। आनंद मोहन ने दो टूक कहा है, आज बिहार का किंग भले ही पिछड़ा है लेकिन किंग मेकर तो अगड़ा ही है। सबसे पहले सुनिए पूर्व सांसद और बाहुबली नेता आनंद मोहन ने इस मुद्दे को लेकर कहा क्या है जिस पर बिहार की सियासत में उबाल आ गया है। पूरा बाल साफ करो का नारा देने वालों, कल सवन सिंहासन पर था, सत्ता में था और आप किंग मेकर थे, आपकी खुशामद थी। आज उपेंद्र कुशवाहा लड़ रहे हैं चिराग पासवान से, चिराग पासवान लड़ रहे हैं मांझी जी से, कोई लड़ रहे हैं मुकेश सहनी से, कोई लड़ रहे हैं नीतीश कुमार, कोई लड़ रहे हैं तेजस्वी और लालू यादव। अब ये भूरा बाल वाला तय करेगा सिंहासन पर कौन जाएगा। आप कायम है अपने स्टैंड पर? बिल्कुल, हम जो कुछ बोलते हैं तो फिर वापस लेने का कोई सवाल नहीं। ये जो शब्द है वो ब्रह्म है। आपका जो निकला हुआ शब्द है वो उसका क्षरण नहीं होता, उसकी मृत्यु नहीं होती, वो आपको वायुमंडल में घूमता रहता है। हम कैसे वापस लेंगे जो बोले हैं। आनंद मोहन के बयान पर सियासी बवंडर के बीच आरजेडी नेता अशोक महतो ने हाल ही में उस नारे को दोहराया जिसके सूत्रधार लालू प्रसाद यादव बताए जाते हैं। अशोक महतो का ताजा तरीन बयान है, 90 के दशक को याद करते हुए सारे बहुजन एकजुट होकर भूरा बाल साफ करेंगे। महतो से पहले आरजेडी विधायक मुन्ना यादव खुल्लम खुल्ला कह चुके हैं कि बिहार की राजनीति में अब मिश्रा, सिन्हा, झा, शर्मा जैसे सरनेम वालों के दिन लद चुके हैं। तो एक और आरजेडी विधायक रंजीत यादव की मौजूदगी में सरेआम भूरा बाल साफ करो के नारे तक लगाए गए थे। अब मिश्रा, सिंह, झा, शर्मा का कोई गुजारा नहीं। बैकफुट पर रह, राज कर। तू मान लिया कि तू राज करता है, बैकफुट पर रह के फ्रंट पेज पर तू नहीं आ सकता। अब तुम्हारी हैसियत सब लोग जान गया है कि तुम्हारी हैसियत बिहार में कितनी है। लालू जी जो शुरू में बोले थे कि भूरा बाल साफ करो, वही समय आ गया है, फिर वही समय आ गया है। अब सवाल यह है, बिहार की राजनीति में भूरा बाल साफ करो का मिथक किसने गढ़ा? ये नारा पहली बार आखिर दिया किसने? तो आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर आरोप है कि उन्होंने 90 के दशक में खुद को पिछड़ों के सबसे बड़े नेता के रूप में पेश करने के लिए इस नारे का इस्तेमाल किया। हालांकि खुद लालू इससे साफ इनकार कर चुके हैं। उन्होंने अपनी आत्मकथा गोपालगंज से रायसीना में लिखा है कि वो कभी सवर्णों के दुश्मन नहीं रहे। उनके खिलाफ साजिश के तहत पटना के एक अखबार ने भूरा बाल साफ करो जैसे नहीं दिए गए बयान को भी छाप दिया। लालू ने इस किताब में लिखा कि वो ब्राह्मणवाद का विरोध करते रहे, मनुवाद का विरोध करते रहे, लेकिन कभी भी किसी जाति विशेष का विरोध नहीं किया। लालू की सफाई पर अभी कुछ दिनों पहले ही आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल का बयान भी आया था। भूरा बाल का मतलब होता है, नई पीढ़ी नहीं जानते होंगी, बीएचयू से भूमिहार, आरए से राजपूत, बी से ब्राह्मण, एल से लाला। हाजीपुर में बैठक करके ये षड्यंत्र हुआ। लालू जी के बारे में अखबारों में बातें छपी कि लालू जी कह रहे कि भूरा बाल साफ करो, माने भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत का इसको साफ करो। अब लालू प्रसाद यादव और उनके नेता चाहे जितनी सफाई दें, कोई वीडियो ऑडियो सबूत भले ना हो, लेकिन बिहार की राजनीति पर लिखी गई कई किताबों में इस बात का साफ साफ जिक्र मिलता है कि लालू प्रसाद यादव ने भूरा बाल साफ करो का नारा दिया था।
देश के जाने माने चुनाव विश्लेषक संजय कुमार अपनी किताब बिहार की चुनावी राजनीति जाति वर्ग का समीकरण में लिखते हैं, जब लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने ऊंची जातियों को अपमानित करने का कोई अवसर नहीं छोड़ा था। यहां तक कि उन्होंने सार्वजनिक रूप से इन कथित ऊंची जातियों की इज्जत को उतारने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी। इसकी एक बानगी साल 1992 में उनके द्वारा दी गई एक राजनीतिक सूक्ति में देखी जा सकती है, जब उन्होंने कहा था, भूरा बाल साफ करो। अभिप्राय यह है कि भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला को समाप्त करो। इसमें कोई शक नहीं कि लालू यादव पिछड़ों की राजनीति के नायक रहे हैं, लेकिन अब उनके उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव बीते कुछ समय से आरजेडी को A to Z की पार्टी बताते हैं। तेजस्वी ने बीते कुछ महीनों में तमाम जातीय सम्मेलन में शिरकत कर मुस्लिम यादव वाली पार्टी की छवि बदलने की कोशिश की है, MY समीकरण को तोड़ने की कोशिश की है। इस तरह के आरोप न लगे कि सिर्फ ये MY वाली पार्टी है। बावजूद इसके आरजेडी के कई नेता एक बार फिर से आखिर क्यों 90 के दशक वाले नारे भूरा बाल साफ करो को 2025 के चुनावी मौसम में भी दोहराने लगे हैं। क्या आरजेडी को एहसास है कि उसे अगड़ी जातियों के वोट नहीं मिलेंगे, इसीलिए पिछड़ों को गोलबंद करने की कोशिश की जा रही है, जिसके जवाब में आनंद मोहन भी ऐलानिया तौर पर बोल रहे हैं कि अब भूरा बाल यानी अगड़े ही तय करेंगे बिहार की सत्ता की कमान मिलेगी किसे, और वो अपने बयान की तुलना न्यूटन की गति के तीसरे नियम से कर रहे हैं। खुलेआम नारा दिया गया, भूरा बाल साफ करो, भूरा बाल साफ करो। तो हर एक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। हमने कहा कि उस दौर में भी जाना नहीं चाहेगा जिसको 90 का दशक याद है, और ये बुम कर गया। आनंद मोहन ने कहा भूरा बाल साफ करो, और आनंद मोहन ने कहा कि अब भविष्य तय करेगा 10% लोग। 10% का तो जिक्र भी नहीं हुआ। मुमकिन है कि राजपूत जाति से आने वाले आनंद मोहन की मंशा अगड़ी जातियों को लामबंद करने की हो, ताकि वो एनडीए के वोट ग्राफ को बढ़ाने के साथ साथ गठबंधन में अपनी अहमियत भी साबित कर सके। इन सब के बीच ये जानना भी जरूरी है कि बिहार में अगड़ी जाति की आबादी कितनी है और उनका वोटिंग पैटर्न क्या कहता है। तो बिहार की जातीय जनगणना के मुताबिक भूमिहार 2.86%, राजपूत 3.45%, ब्राह्मण 3.65% और लाला यानी कायस्थ 0.60% हैं। इस तरह से भूरा बाल हैं 10.56%। हालांकि अगड़ी जातियों को इन आंकड़ों पर यकीन नहीं, उनका दावा है कि असली आबादी सरकारी आंकड़ों से कहीं ज्यादा है। आइए अब बिहार में अगड़ी जातियों का वोटिंग पैटर्न भी आपके सामने रखते हैं। तो साल 2020 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को ब्राह्मण जाति के 15% वोट मिले थे, जबकि इस जाति के 52% वोट एनडीए के खाते में गए। वहीं 33% ब्राह्मण वोट अन्य दलों और उम्मीदवारों को भी मिले थे। भूमिहारों में 19% ने महागठबंधन में, 51% ने एनडीए और 30% ने अन्य दलों और उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान किया। राजपूत में 9% ने महागठबंधन, 55% ने एनडीए और 36% ने दूसरे दलों को अपना समर्थन दिया था। अन्य ऊंची जातियों में कायस्थ भी शामिल है। अब उनके रुझान को भी आपके सामने रख रहे हैं। इनमें से 16% ने महागठबंधन, 59% ने एनडीए और 25% ने दूसरे दलों और उम्मीदवारों का समर्थन किया था। ये साफ है कि बिहार में अगड़ी जातियां एनडीए का वोट बैंक हैं, लेकिन सच ये भी है कि इस सूबे में बीते 35 साल से सत्ता की चाबी पिछड़ी जाति से आने वाले लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के हाथ में ही है। इस बार जहां आरजेडी की कमान तेजस्वी यादव के हाथ में है, तो एनडीए का चेहरा नीतीश कुमार है, जबकि तीसरा चेहरा जनसुराज के प्रशांत किशोर हैं, जो जाति से ब्राह्मण हैं, और उनकी पार्टी के मुखिया राजपूत जाति के उदय सिंह हैं। यानी जनसुराज का पूरा नेतृत्व अगड़ों के पास है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या यही वजह है जो भूरा बाल के जिन्न को बंद बोतल से बाहर निकाला गया है। आगे बढ़ते हुए जनहित की शुरुआत में मैंने जेनजी को उकसाने वाले राहुल गांधी के बयान की चर्चा की थी। उसी जेनजी ने आज राहुल गांधी के उम्मीदवार को डूसू यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ के चुनाव में हरा दिया। 4 में से 3 सीटों पर जेनजी ने भगवा लहरा दिया। 26 साल बाद यह मौका आया है जब दिल्ली में सीएम और डूसू प्रेसिडेंट दोनों ही भगवा ब्रिगेड से हैं।
एक साल बाद एबीवीपी ने एनएसयूआई से डीयूएसयू अध्यक्ष की कुर्सी छीन ली है। 4 में से 3 पदों पर संगठन को जीत मिली है। डीयू के जेनजी ने भगवा पर भरोसा जताया है। अध्यक्ष पद पर एबीवीपी के आर्यन मान जीते हैं। उपाध्यक्ष पद पर एनएसयूआई के राहुल झासला की जीत हुई है। सचिव पद पर एबीवीपी के कुणाल चौधरी ने जीत दर्ज की है। वहीं संयुक्त सचिव पद पर भी एबीवीपी की दीपिका झा ने जीत हासिल की। डीयूएसयू के इस चुनाव में अध्यक्ष की कुर्सी के लिए मुकाबला जाट वर्सेस जाट का हो गया था। हरियाणा के आर्यन का मुकाबला राजस्थान की रहने वाली एनएसयूआई की जोसलीन से था। आर्यन ने ये मुकाबला 16,000 वोटों के अंतर से जीता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के हर एक विद्यार्थी ने मेरे पे भरोसा जताया और मेरे को 16,000 से विजय बनाया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद फिर से 3-1 से चुनाव जीती। इन दिनों में तो आज मैंने जवाब दे तो दिया कि मेरी जीत 16,000 से हुई आज। डूसू के नए अध्यक्ष बने आर्यन मान के पिता हरियाणा के बड़े बिजनेसमैन हैं। आर्यन मान की फैमिली नेटवर्थ करीब 1,590 करोड़ की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पोस्ट कर विजेताओं को बधाई दी है। जीत को प्रचंड बताया है। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव पर देश की नजर इसलिए भी रहती है क्योंकि यहां से निकले कई छात्र नेताओं ने राष्ट्रीय राजनीति पर छाप छोड़ी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली और विजय गोयल यहीं से निकले थे। दिल्ली की मौजूदा सीएम रेखा गुप्ता, महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा भी डूसू अध्यक्ष रह चुकी हैं। इस साल दिल्ली में 2 चुनाव हुए हैं। दोनों चुनावों में बीजेपी के विरोधियों को मुंह की खानी पड़ी। पहले दिल्ली विधानसभा चुनाव और अब डूसू चुनाव ने राजधानी में केसरिया का परचम लहरा दिया है। 26 साल बाद ऐसा मौका आया है जब दिल्ली में सीएम और डूसू अध्यक्ष दोनों ही भगवा ब्रिगेड से हैं। चलिए राजधानी दिल्ली से एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं बिहार। लालू यादव परिवार में इन दिनों दरअसल सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लालू यादव की दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य ने आज सोशल मीडिया पर कुछ पुरानी तस्वीरें शेयर करते हुए बेहद भावुक पोस्ट किया। आत्मसम्मान की खातिर राजनीति छोड़ने के संकेत दिए। एक्स पर उनकी ओर से लिखा गया, मैंने एक बेटी बहन के तौर पर अपना कर्तव्य और धर्म निभाया है, आगे भी निभाती रहूंगी। मुझे किसी पद की लालसा नहीं है, न मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान सर्वोपरि है। माना जा रहा है जल्द वो कोई बड़ा कदम उठा सकती हैं। इसके पीछे की वजह क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। रोहिणी आचार्य ने फेसबुक पर 50 सेकंड का ये वीडियो रील पोस्ट किया है। इसमें उस वक्त की तस्वीरों को शामिल किया गया है जब लालू यादव को उन्होंने अपनी किडनी दी थी। 22 सितंबर के दिसंबर का महीना था। लालू यादव की तबीयत खराब थी। किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ी तो सिंगापुर के अस्पताल में रोहिणी ने बेटी का कर्ज निभाया। आज रोहिणी ने उन तस्वीरों के साथ फेसबुक और एक्स दोनों जगह लिखा, जो जान हथेली पर रखते हुए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने का जज्बा रखते हैं, बेखौफी, बेबाकी, खुददारी तो उनके लहू में बहती है। शब्दों में दर्द है, तस्वीरों के जरिए पीड़ा साझा कर रही हैं। सवाल ये कि रोहिणी ऐसा क्यों कर रही है? रोहिणी कल से खबरों में है। तेजस्वी की सीट पर सांसद संजय यादव के बैठने को लेकर उन्होंने संकेतों में सवाल उठाए थे। तब से ही उन्हें सोशल मीडिया पर टारगेट किया जा रहा है। इस तरह के दर्जनों पोस्ट हैं जिनके जरिए उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। रोहिणी पर निशाना साधने के पीछे किसका दिमाग है, ये तो दावे के साथ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इन बातों से ये साफ है कि लालू परिवार में सब कुछ ठीक नहीं है। आरजेडी का मामला है, उसमें हम कुछ नहीं बोल सकते। हम आरजेडी में है नहीं, तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं? तेज प्रताप खुद परिवार से पीड़ित हैं, इसलिए बोलना नहीं चाहते, लेकिन रोहिणी के बोलने का अंजाम क्या हुआ ये सामने है। शायद इसी वजह से वो परेशान है। सोशल मीडिया पर अतीत के पन्नों को पलटकर अपनी कुर्बानियों की याद दिला रही हैं। वैसे ये सब ना तो भाई बहन के रिश्ते के लिए ठीक है और ना ही लालू यादव की पार्टी आरजेडी के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब बात विवादित बयानों के लिए मशहूर हो चुके कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा की। गांधी परिवार के करीबी सैम पित्रोदा ने अब पाकिस्तान को घर जैसा बताकर नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। I've been to Pakistan and I must tell you, I felt at home.
पाकिस्तान पर सैम पित्रोदा का दिया ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल है। पाकिस्तान को लेकर पित्रोदा के इसी बयान ने कांग्रेस को नया सिरदर्द दे दिया है। दरअसल ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा भारत की विदेश नीति पर अपने विचार प्रकट कर रहे थे। इसी दौरान पित्रोदा ने भारत के पड़ोसी देशों में अपनी यात्राओं का जिक्र करते हुए पहले तो पाकिस्तान का माहौल घर जैसा बता दिया और फिर भारत को नसीहत दे डाली कि उसे शांति और सद्भाव पाकिस्तान से सीखना चाहिए। I've been to Pakistan and I must tell you, I felt at home. I've been to Bangladesh. I've been to Nepal and I feel at home. I don't feel like I'm in foreign country. पाकिस्तान को लेकर सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा यानी सैम पित्रोदा का ये प्रेम सामने आते ही बीजेपी ने पित्रोदा के बहाने राहुल गांधी और कांग्रेस को घेर लिया। सैम पित्रोदा को जाके वो कहता है कि पाकिस्तान मेरे घर जैसा लगता है, तो जिसका चाचा वैसा हो तो भतीजा तो वैसा ही निकलेगा ही। इससे शर्म की बात क्या हो सकती है कि कोई व्यक्ति पाकिस्तान की बड़ाई करे और वह इनका चाचा हो। इससे पहले भी सैम पित्रोदा अपने बड़बोले और विवादित बयानों से अपनी पार्टी कांग्रेस की फजीहत करवाते रही हैं। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान पित्रोदा ने सिख दंगों को लेकर कहा था कि दंगा हुआ तो हुआ, उनके इस बयान से बवाल हो गया था। 2023 में राम मंदिर पर पित्रोदा ने कहा था कि मंदिर से रोजगार नहीं मिलता है। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान भी सैम पित्रोदा ने कहा था कि पूर्वोत्तर के लोग चाइनीज और दक्षिण के लोग अफ्रीकी दिखते हैं। लेकिन सैम पित्रोदा के इन विवादित बयानों को कांग्रेस हमेशा उनके निजी बयान बताकर किनारा करती रही है। अब बात करेंगे आतंकी यासीन मलिक की, जो अपनी दहशतगर्दी को लेकर उम्र कैद की सजा काट रहा है। उसी दहशतगर्दी के एक चैप्टर को आज बीजेपी ने पलटा है। यासीन के हलफनामे का हवाला दिया है, जिसमें दावा किया गया है कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के कहने पर यासीन और हाफिज सईद की सीक्रेट मुलाकात हुई थी। एक तरफ लश्कर का चीफ हाफिज सईद और उसके ठीक बगल में कंबल ओढ़े बैठा आतंकी यासीन मलिक। ये तस्वीर साल 2013 की है। हाफिज यासीन की मुलाकात पर तब खूब बवाल हुआ था। अब ये खुलासा हो रहा है कि इस मुलाकात से 7 साल पहले 2006 में भी यासीन की पाकिस्तान में हाफिज सईद से मुलाकात हुई थी। दावा किया जा रहा है कि यासीन और हाफिज सईद की वो मुलाकात मनमोहन सिंह के कहने पर हुई थी। सोशल मीडिया पर पोस्ट करके ये सनसनीखेज खुलासा बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने किया है। मालवीय ने ये दावा यासीन के उस कथित हलफनामे के आधार पर किया है जो उसने दिल्ली हाई कोर्ट में दिया है, जिसमें लिखा है, पाकिस्तान से लौटने के बाद आईबी के स्पेशल डायरेक्टर वीके जोशी ने मुझसे कहा तुम प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पूरी जानकारी दो। उसी शाम मनमोहन सिंह और एनएसए एनके नारायणन से मीटिंग कराई गई। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मेरी कोशिशों और धैर्य के लिए आभार जताया था, लेकिन हाफिज समेत बाकी आतंकियों के साथ मेरी मुलाकात जो आईबी स्पेशल डायरेक्टर वीके जोशी की पहल और प्लान के तहत हुई, उसे ही मेरे खिलाफ गलत तरीके से पेश किया गया। आतंकी यासीन मलिक ने अपने एफिडेविट में ये कहा है, कांग्रेस पार्टी का प्रशासन उनकी और आतंकी हाफिज सईद की मीटिंग कराना चाहता था। सवाल यह है कि क्या वाकई में मनमोहन सिंह के कहने पर यासीन मलिक दूत बनकर हाफिज से मिला था? अब इस पर पक्ष रखने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री तो नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने कह दिया है कि वोट चोरी के मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए बीजेपी इस टूल किट का इस्तेमाल कर रही है। और अब वीडियो ऑफ द डे। ये वीडियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जारी किया गया है, जब उन्होंने सिख संगत के सदस्यों से मुलाकात की, जिसमें मशहूर गायक हर्षदीप कौर भी शामिल थीं। इस दौरान हर्षदीप कौर ने अरदास सुनाई तो पीएम ने सिर पर साफा रखा और हाथ जोड़कर अरदास में हो गए। गुरु प्रसाद जप
और अब आज का जनहित मंत्र, जिसने अपने अंदर के डर को मात देना सीख लिया, उसने जीवन की आधी लड़ाई पहले ही जीत ली। इसी के साथ जनहित में आज के लिए बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।